आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 9th का हिंदी बिहार बोर्ड का ये अध्याय 4 है, जिस गद्य खंड का अध्याय 4 है, जिसका नाम है लाल पान की बेगम। शीर्षक आपका क्या है? लाल पान की बेगम। बहुत ही अच्छा कहानी है और एक बार में, ठीक है, एक बार में आपको एक ही बार में याद, सारा झंझट खत्म हो जाएगा, एक ही बार में याद हो जाएगा। इतना आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इसी वीडियो में हम आपको इसका सारा प्रश्नोत्तर बताएंगे और पहले हम पूरा चैप्टर को समझेंगे। इसका मुख्य बिंदु को हम निकाल कर रखे हुए उसको समझेंगे, सीखेंगे, तब जाके चैप्टर में जाएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, लाल पान की बेगम, इसका लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। देखिए, प्रस्तुत कहानी लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित ग्रामीण जीवन की कहानी है। ये कौन सी कहानी है? ग्रामीण जीवन की। इसमें कहानीकार ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि गांव में लोग किस तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या द्वेष, राग विराग, आशा निराशा तथा हर्ष विषाद के गहरे आवर्त में बंधे होते। समझिएगा, बोला क्या जा रहा है कि ग्रामीण जीवन की यह कहानी है, गाँव में लोग कैसे जीवन जीते हैं, व्यतीत करते हैं। कहानीकार यहाँ क्लियर रूप से, स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया है कि गाँव के लोग एक दूसरे से, चाहे वो ईर्ष्या द्वेष हो, मतलब खुशी या दुखी हो, आशा निराशा हो, गुस्सा हो, विषाद हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन उससे बंधे हुए रहते हैं गांव के लोग। बिल्कुल सही बोले हैं कवि। कहानी की नायिका बिरजू की माँ, एक नायक होता है लेकिन इसमें नायिका है, और नायिका कौन है? बिरजू की माँ। तो पढ़िएगा कहानी, आपको समझ में आएगा। इसके अतिरिक्त बिरजू के पिता चंपिया बिरजू की बहन है, मखनी फुआ तथा गाँव की कुछ अन्य स्त्रियाँ हैं जो इस कहानी का पात्र है। देखिए ध्यान दीजिए, आगे है कहानी का नाम ताना बाना। कहानी का ताना बाना ग्रामीण परिवेश के आधार पर बुना जाता है। अब देखिए, कहानी का ताना बाना ग्रामीण परिवेश के आधार पर बुना जाना का मतलब हुआ कि गांव में लोग कैसे रहते हैं, किस परिवेश में रहते हैं, उसका रहन सहन कैसा होता है, उसी परिवेश में बुना जाता है उनका ताना बाना, जिसे कहानीकार ने बड़े ही सहज एवं स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया है और बड़े ही सहज और आसान रूप से प्रस्तुत किया है कवि। जैसे बिरजू की माँ के परिवार में महीनों पहले से बैलगाड़ी में बैठकर बलरामपुर का नाच देखने की योजना बन रही है। और गांव में देखते होइएगा, मेला से पहले योजना बनता है कि हम जाएंगे, इस गाड़ी में जाएंगे, ये कपड़ा पहनेंगे, ये खाएंगे, वो घूमेंगे, झूला झूलेंगे। तो वही बलरामपुर का नाच देखने की योजना बन रही है महीनों पहले, और किस में बैठकर? बैलगाड़ी में बैठकर जाने की। सुबह से ही परिवार में नाच देखने जाने की चहल पहल तथा उमंग तरंगे, मतलब नाच देखने के लिए जाना है। बिरजू की माँ शकरकंद की रोटी बनाने की तैयारी कर रही है। शकरकंद की रोटी बनाएगी, मीठी रोटी। इधर किसी पड़ोसिन ने कहा सुनी हो जाती है। अब किसी पड़ोसिन से क्या हो जाती है? कहा सुनी हो जाती है। समझिएगा, कहा सुनी मतलब झगड़ा एक तरह से। जंगी की पतोह, पड़ोसी कौन थी? जंगी की पतोह। बिरजू की माँ से डरती नहीं है। जंगी की जो पतोह है वो बिरजू की माँ से डरती नहीं है, वह उसे लाल पान का बेगम कहती है। बिरजू की माँ को लाल पान का बेगम कौन कहती है? जंगी की पतोह। तथा कमर पर घड़े को संभाल मटक कर बोलती है। घड़ा ऐसे लेकर नहीं चलता है, तो मटक कर बोलती है, चल दीदिया, चल कहकर चल देती है। बिरजू की माँ अपनी बेटी चंपिया से कहती है, चंपिया बिरजू का बहन है, ठीक है, कि सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती कि नानी। अब देखिए, चंपिया क्या करती है? शकरकंद छील करके वहाँ पर मीठी रोटी पकाना था, तो चंपिया दुकान से चीनी लाने, गुड़ लाने जाती है। अब बहुत देर के बाद आती है, तो दुकानदार को सहुआइन कहा गया है। तो सहुआइन क्या थी? जल्दी से सौदा नहीं दे रही थी, इसीलिए उसकी मम्मी जो है, बिरजू की माँ, उसको गाली देती है कि सौदा नहीं देती कि नानी, एक सहुआइन की ही दुकान है पर मोती झड़ते हैं, जो जर गाड़ कर बैठी हुई थी। कहने का मतलब हुआ कि सहुआइन की ही दुकान है, कि वहीं पर तुम बैठी हुई थी और किसी का दुकान नहीं है, उसमें जाकर सामान ले आती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे हम प्रश्न उत्तर भी जानने वाले। शाम हो गई, दिया बाती का समय हो चुका है। शाम होते वक्त गांव में क्या होते हैं? लोग घर में दिया बाती जलाते हैं। अभी तक गाड़ी नहीं आई है, बैलगाड़ी की बात हो रही है। बिरजू की माँ के सब्र का बांध टूट रहा है। सब्र का बांध होता है ना, कि भरोसा था कि बैलगाड़ी आएंगे, मेला देखने हम लोग जाएंगे बैलगाड़ी पर बैठकर, लेकिन बैलगाड़ी नहीं आई, शाम हो गई, तो अब लगता है कि बैलगाड़ी नहीं आई और हम लोग मेला देखने नहीं जा पाएंगे। आक्रोशवश वह शकरकंद छीलना बंद कर देती है गुस्सा से, तथा कहती है कि यह मर्द नाच दिखाएगा। क्वेश्चन मार्क है। बोल रहा है अपने पति के बारे में कि यह मर्द नाच दिखाएगा। चढ़ चुकी गाड़ी पर देख चुकी जी भर नाच, वह बिरजू एवं चंपिया को डिबड़ी बुझा देने का आदेश देती है। डिबिया, कि अब माँ नाच देखने जाएंगे ही नहीं, तो शकरकंद की पूरी बनाकर फायदा क्या होगा? मीठी रोटी पकाकर फायदा क्या होगा? उसको बंद करें, ठीक है।
उसको बुझा देने तथा खपच्ची गिराकर चुपचाप से सो जाने को कह दिया। खपच्ची क्या होता है? गांव घर में जो घर होता है वो छत का कम से बहुत कम मिलता है आपको, खास करके आप गांव का नाम सुनते होइएगा तो मन में फुसका घर आता होगा, तो पर्दा रहता है, गेट की जगह पर पर्दा गिरा दिया जाता है, तो उसको खपच्ची कहते हैं। वह भी सोने का उपक्रम करती है, मतलब सोने का नाटक, जैसे नींद में रहने का नाटक। देखिए आगे क्या होता है, बहुत ही मस्त कहानी है। उसके मन में अपने पति के विरुद्ध क्रोध की ज्वाला धधक रही है। किसके? बिरजू की माँ के मन में बिरजू के पिता के प्रति क्रोध, गुस्सा आ रहा है कि गया है बैलगाड़ी लाने, अभी तक नहीं लाया है। वह मरैया के अंदर चटाई पर करवटें ले रही थी। मरैया जो घर, मतलब नींद नहीं आ रही थी, सोच रही थी मेला देखने जाते हैं। आपको पता है, आपको बोल दिया जाए कि मेला देखने चलना है और आपको नहीं ले जाया गया, तब वो क्या हालत होगी। तभी बिरजू का पिता बैलगाड़ी लेकर आ धमकता है। आप बिरजू के पिताजी शाम के टाइम में बैलगाड़ी लेकर आ जाता है। गाड़ी के आते ही परिवार में खुशी की लहर छा जाती है। अब सबको लगने लगता है कि हम मेला देखने अब चले जाएंगे, ठीक है। शकरकंद की रोटी बनती है, फुआ बुलाई जाती है, मखनी फुआ आती है और वही बताती है कैसे रोटी बनती है, क्योंकि बिरजू की माँ को नहीं आती है। बैलगाड़ी पर सभी सवार होते हैं, गाड़ी बलरामपुर की ओर चल पड़ती है। अब देखिए, गाड़ी पर पड़ोस की कुछ औरतें भी सवार हो जाती है। अब गाड़ी तो पूरा खाली होगा, तो इसीलिए, क्योंकि बिरजू की माँ, बिरजू और चंपिया और उसके पिताजी 4 व्यक्ति, इसीलिए पड़ोस की कुछ औरतों को भी बुला लेती है। कार्तिक पूर्णिमा की चमचमाती रात में खेतों में पकी धान की बालियां देखकर गीत गाने लगती है। अब खेत में धान की बालियां, धान जो झुकी हुई रहती है ना, उसको देख करके गीत गाने लगती है। बिरजू की माँ जंगी की पतहू के सौंदर्य में अपना सौंदर्य देखती है, मतलब जंगी की पुतहू जो होती है उसकी सुंदरता में बिरजू की माँ अपनी सुंदरता देखती है तथा मन ही मन स्वीकार करती है कि वह सचमुच लाल पान की बेगम है, ठीक है। उसके मन में अब कोई लालसा नहीं, कोई इच्छा नहीं, सभी के साथ वह भी चलती बैलगाड़ी में सो जाती है। तो ये आपका जो चैप्टर है ये ख़त्म हुआ, ठीक है। ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है, अगला चैप्टर शुरू होता है। इसका हम जो है अब प्रश्न उत्तर जानते हैं। चलिए, तो ये हमारा प्रश्न उत्तर है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम क्यों कहा गया है? बिरजू की जो माँ है उसे लाल पान की बेगम क्यों कहा गया? इसका उत्तर होगा, नाच की तैयारी के संदर्भ में जिस तरह की तैयारियां हो रही है और जो उमंग खुशी छाया हुआ है उसमें बिरजू की माँ के गौने की साड़ी से, गौना हुआ था ना, शादी में गौना होता है गांव घर में, तो उसमें एक खास किस्म की गंध निकल रही है, सुगंध निकल रही है, जिससे बिरजू की माँ को बेगम ही नहीं बल्कि लाल पान की बेगम कहा गया है। तो उसके साड़ी से खास किस्म की गंध निकल रही है, जिसके कारण बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम कहा गया। नवान के पहले ही नया धान जुठा दिया, इस कथन से बिरजू की माँ का कौन सा मनोभाव प्रकट हो रहा है? अब यहाँ पर समझिएगा, नवान क्या होता है। देखिए, गांव घर में क्या होता है, फसल कटती है तो उसे पहले चढ़ाया जाता है घर में देवता पर, वही होता है। जब बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया तो बिरजू की माँ ने बिरजू को बहुत डांटा और कहा कि नेम धेम की भी चिंता करो, इसकी रक्षा करो, तो गवार है। किसको? बिरजू को कहा रहा, मूर्ख है। इस पर बिरजू के पिता ने पूछा, क्या हुआ, क्यों डांटती हो? इस पर बिरजू की माँ ने कहा कि देखते नहीं, नवान के पहले ही अन्न को जूठा कर दिया। इस कथन में बिरजू की माँ ने मन में धर्म के प्रति जो आस्था छिपी है वह प्रकट हो रहा है। मतलब महिलाओं के मन में जो आस्था, ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति जो भरोसा होता है वही छिपी हुई है। वह भारतीय नारी है, धार्मिक विधि विधान की पक्षधर है, इसलिए नवान के पहले अन्न जूठा करने पर नाराज होकर बिरजू को डांटती है। नवान के पहले अन्न को जूठा करने पर वह बिरजू को डांटती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे है आपका तीसरा प्रश्न, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा प्रश्न है, बिरजू की माँ बैठी मन ही मन क्यों कूद रही थी? मतलब कूदना होता है। अब देखिए, क्यों कूद रही थी? उत्तर होगा, गांव के लोग नाच देखने जा रहे थे। बिरजू की माँ बैलगाड़ी से नाच देखने बलरामपुर जाएगी। बिरजू की माँ बलरामपुर बैलगाड़ी से नाच देखने जाएगी। वह बैलगाड़ी उसके पति लाने गए हैं, बिरजू के पिताजी, जिसमें देरी हो रही है और बहुत देरी होने से वह कूद जाती है। यहाँ तक कि वह घर की बत्ती बुझा देती है, बच्चों को सोने के लिए विवश कर देती है गुस्सा में, क्योंकि बैलगाड़ी आने में बहुत देरी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, लालपन की बेगम शीर्षक कहानी की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लालपन की बेगम कहानी एक आंचलिक और मनोवैज्ञानिक कहानी है। मतलब
लोग किस प्रकार से ग्रामीण लोग सोचते हैं उन्हीं मन विज्ञान पर आधारित है। इसमें ग्रामीण परिवेश की गंध छिपी हुई है। नाच गान देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंगवेश की गहरी संवेदना के साथ प्रकट की। अब देखिए गांव के लोग बाग किस तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या द्वेष राग विराग आशा निराशा हर्ष विषाद के गहरे आवर्त में बंधे रहते हैं, उसकी जीवंत वानगी है लाल पान की बेगम। गांव के लोग किस प्रकार से एक दूसरे से आशा निराशा हर्ष द्वेष विभिन्न प्रकार की चीज़ों से जुड़े रहते हैं एक दूसरे से। देखिए रेणु ने इस आंचलिक कहानी में अंचल विशेष की संस्कृति भाषा मुहावरे एवं लोक नीतियों रीतियों का सफल चित्रण किया। मुहावरा का नीति का जो भी ग्रामीण परिवेश की बात है उसको इसमें चित्रण किया। इस प्रकार लाल पान की बेगम अपने आप में एक सार्थक शीर्षक है। सार्थक मतलब जिसका एक सही अर्थ निकलता है। अब है स्वप्रसंग व्याख्या। देखिए पहला है इसका चार मन पाठ। पाठ यहाँ पर जूट को कहा गया है, ठीक है। का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते। इसका उत्तर होगा प्रस्तुत पंक्तियाँ फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी से उद्धृत है, मतलब उस कहानी से लिया गया है। देखिए प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने गरीबों की समस्याओं और उसमें पर समुचित प्रकाश डाला है। उनके जीवन में जो बदलाव आता है गरीबों के जीवन में उसका ग्रामीण परिवेश में बड़ा ही सुंदर और सटीक वर्णन प्रस्तुत किया। ग्रामीण जीवन में जो गरीबों का जीवन होता है उसको वर्णन किया है। जैसे मखनी फुआ पानी भरकर लौटती हुई पन भरनियों से अपनी भाषा में कल की छटपटाहट और अच्छी फसल जूट की कमाई से होने वाली बदलाव का वर्णन करते कहती है। मखनी फुआ बोलती है कि कल तक तो बिरजू की माँ अकुलाहट में थी, परेशान थी, और आज गली मोहल्ले में लोगों से कहती फिरती है कि बिरजू के बप्पा ने कहा है कि मैं बैलगाड़ी पर बिठाकर तुझे बलरामपुर का नाच दिखाऊंगा। ठीक है, ये कौन बोल रहा है? बिरजू की मखनी फुआ ये बात बोल रही है। और ग्रामीण महिलाएं बुजुर्ग महिलाएं इसे बोलती है। लोगों की मानसिकता किस प्रकार समय के साथ बदल जाती है, रेणु जी ने इस कहानी में उसका सटीक उदाहरण प्रस्तुत किया। अब लोग का मानसिकता किस प्रकार समय के साथ बदलता है वही बात यहाँ पर लेखक बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है क्वेश्चन। 10 साल की चंपिया जानती है कि शकरकंद छीलते समय कम से कम बार बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोंट निकालकर गालियाँ देगी। इस कथन से चंपिया के प्रति माँ की किस मनोभावना की अभिव्यक्ति होती है? अब इस पंक्ति से चंपिया को उसकी माँ के प्रति कैसा भाव जगता है कि माँ क्या है और या माँ कैसी है। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए ये बात तो आपको लिखना ही पड़ेगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी से उद्धृत की गई है, मतलब उसी कहानी से ये पंक्ति ली गई है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में श्री फणीश्वर नाथ ने ग्रामीण समाज और जो साक्षर नहीं है उसकी मानसिकता का बड़ा ही सुंदर चित्र खींचा है। इस पाठ में रेणु जी ने शकरकंद का उदाहरण देकर समझाया है कि चंपिया नस्ल से बेटी है, मतलब बेटी जाति का है, और छोटी है मतलब उम्र में। शकरकंद कच्चा भी मीठा होता है और पका हुआ तो और मीठा हो जाता है। बच्चा उसे खाने के लिए ललचता है, छोटा बच्चा। वह माँ से शकरकंद छीलने के लिए मांगती है तो माँ कहती है नहीं, तू एक छीलेगी और 3 पेट में। चंपिया भी जानती है कि उस काम के लिए उसे कितनी प्रताड़ना सहनी होगी। शकरकंद छीलने के बदले वह पड़ोसिन से कढ़ाई मांग कर लाने को कहती है, जो उससे 1 दिन के लिए मांग कर ले गई थी। तो गाँव में खास करके ऐसी बातें होती है। आप भी मम्मी को कहते हो कि आलू हम छील देते हैं और छीलने के बहाने बस, समझ रहे हैं? तो इसीलिए चंपिया को डर था। अब उपरोक्त पंक्तियों में चंपिया के प्रति अविश्वास का भाव उसकी माँ के मन में छिपा है, मतलब उसके माँ को चंपिया पर भरोसा नहीं है। वह शकरकंद छीलने के बहाने चोरी छिपे कुछ शकरकंद खा जाएगी। अगला प्रश्न है, बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घरवाला उसे मिला। कौन सा मौज दिया है उसके मर्द ने, कोल्हू के बैल की तरह खट सारी उम्र काट दी। इसके यहाँ प्रस्तुत कथन से बिरजू की माँ और उनके पिताजी के संबंध में करवाहट दिखाई पड़ती है। करवाहट अस्थाई है या अस्थाई, इसके कारणों पर विचार कीजिए। देखिए अब ये पूरा प्रश्न ही है, इतना बड़ा व्याख्या वाला है तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा आंसर हो। प्रस्तुत पंक्तियाँ फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की बेगम कहानी से उद्धृत है। रेणु ने प्रस्तुत पंक्तियों में ग्रामीण नारी की निरक्षरता का वर्णन करते हुए, मतलब जो पढ़ी लिखी नहीं है,
उसके चरित्र की मनोदशा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उसके चरित्र की जो मनोदशा है, देखिए इस कहानी में रेणु जी ने ग्रामीण नारी की मनोदशा का बड़ा ही सचित्र चित्र खींचा। ग्रामीण नारी का जो मनोदशा होती है, मतलब मन होता है, मन की दशा होती है, उसको दिखाया है। समय पर नाच देखने के लिए बैलगाड़ी के नहीं पहुंचने पर बिरजू की मां की झुंझलाहट का सहसा आभास हो जाता है कि वह अपनी बेटी से कहती है कि चूल्हा में पानी डाल दे। समय पर नाच दिखाने के लिए बिरजू के पिताजी नहीं आते हैं तो बिरजू की माँ झुंझला उठती है, और गांव में ऐसा अक्सर होता है। बत्ती बुझा दे, हमारी मनोकामना कब की पूरी होने वाली है। खपची गिरा दे, बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना। अब देखिए रेणु जी ने इस अस्थायी करुहाट को इतने सटीक ढंग से सजाया है कि कहानी में चार चांद लग गए। इस कथन में भारतीय नारी की सहजता, सौहृदयता, पति के प्रति उल्लंघना का भाव एवं मूक पीड़ा अभिव्यक्ति मिलती है। मतलब पति के प्रति उल्लंघन का भाव और मूक पीड़ा, मतलब जो कष्ट शांत है वो अंदर की कष्ट। ठीक है, आगे देखिए, गांव की गरीबी तथा आपसी क्रोध और ईर्ष्या के बीच भी वहाँ एक प्रकृति प्रसन्नता निवास करती है। इस पाठ के आधार पर बताएं। अब ये भी क्वेश्चन है, देखिए प्रस्तुत पंक्तियाँ लाल पान की बेगम शीर्षक कहानी से उद्धृत की गई। श्री फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित लाल पान की बेगम ग्रामीण परिवेश की कहानी है। प्रस्तुत पंक्तियों में रेणु जी ने गांव के वातावरण का सचित्र चित्र खींचा। देखिए ये तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा, व्याख्या वाले प्रश्न में ये तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश की रचनाकार है। रेणु जी क्या है? ग्रामीण परिवेश के रचनाकार। उन्होंने वहाँ की भाषा एवं बोली का प्रयोग अपनी रचना में इस तरह किया है कि लगता है कि यह कहानी गांव में हो गया है। ऐसा लगता है कि कहानी गांव का ही है और गांव में हो गया है। गांव के लोग छोटी बातों में भी राग द्वेष और वैर भाव से भर जाते हैं। छोटी छोटी बातों से द्वेष में आ जाते हैं, एक दूसरे से चिढ़ते हैं। लेकिन कुछ समय ऐसा भी आता है जब लोग इन सभी बातों को भुलाकर एक साथ हो जाते हैं। देखिए आगे, अब कभी कभी मुसीबत में लोग एक साथ भी हो जाते हैं। गांव में विभिन्न प्रकार की समस्या, शादी विवाह में भोज होना या आग लग जाना, तो इसमें लोग एक साथ मिल करके एक दूसरे को मदद भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको गांव में देखने को मिलते हैं। बिरजू की माँ बैलगाड़ी में बैठती है तो पास पड़ोस की औरतों को पुकार कर बैलगाड़ी पर बिठाती है और प्रकृति प्रसन्नता का आभास कराती है, मतलब प्रकृति की सुंदरता का आभास। नौवां प्रश्न है, कहानी में बिरजू और चंपिया की चंचलता और बाल मन के कुछ उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। फिर वही बात लिखना है। प्रस्तुत कहानी में रेणु जी ने ग्रामीण परिवेश में बाल मन की चंचलता, डरावनापन और उल्लास का ऐसा रूप रखा है कि कहानी में आकर्षण पैदा हो गया है, पढ़ने का मन करने लगता है। इस कहानी में चंपिया जो बिरजू की बहन है, बिरजू की बहन का क्या नाम है? चंपिया। उसका हलवाइन की दुकान से सामान जल्द न लाने पर माँ की झुंझलाहट, बिरजू के द्वारा बागर को मारने पर माँ की करवाहट, मतलब बागर उसका पाठा रहता है, उसको मारता है तो माँ उससे पर गुस्सा करती है। बिरजू और चंपिया द्वारा शकरकंद खाने की इच्छा के प्रति माँ की गुस्सा करता, तो आदि बातें ग्रामीण यथार्थ का परिचय है और ग्रामीण सच्चाई यही है। बाल सुलभ मन की अकुलाहट का चित्रण सुअक्ष ढंग से हुआ है। मार खा लेने के बाद भी वह लेने पर दृढ़ है। शकरकंद जब मार खाता है फिर भी वह शकरकंद लेना चाहता है। रेणु जी उचित सुंदर शब्दों का प्रयोग कर कहानी को रोचक बना दिया। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, लाल पान की बेगम कहानी का सारांश लिखें। तो आपको शुरू में जो कहानी बताए हैं वो सारांश ही है, आप उसको लिख सकते हैं, चाहे तो उसको छांट भी सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, कहानी के पात्रों का परिचय अपने शब्दों में कीजिए। ध्यान दीजिए, लाल पान की बेगम कहानी में पात्रों की संख्या बहुत अधिक है, मगर इसमें बिरजू की माँ, बिरजू, चंपिया, मखनी फुआ, बागर, सवाइन इत्यादि ये प्रमुख पात्र हैं। इन पात्रों में बिरजू की माँ सबसे विशेष पात्र है। सभी पात्रों में बिरजू की माँ का दबदबा बना हुआ है। ठीक है, तो चंपिया और बिरजू उसके डर से सहमे हुए रहते हैं। इस कहानी में सबसे विकट समस्या उस समय उपस्थित होता है जब रात बीत रही है, बैलगाड़ी नहीं आई है, तो बिरजू की माँ तानाशाह बन बिरजू और चंपिया को आदेश देती है कि बत्ती बुझा दे, खप्पची गिरा दे, कोई आवाज़ दे तो जवाब मत देना। चंपिया और बिरजू भोले बाबा और हनुमान जी को मनौती दूनी करने का वादा करते हैं। हम लोग गांव में नहीं होता है कि भगवान ये हो जाएगा तो ये चढ़ाएंगे, डबल चढ़ाएंगे, ट्रिपल, तो वही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, रेणु जी ने ग्रामीण पात्रों का इतना सुंदर नामकरण और चरित्र को सजाया है कि कहानी रोचक बन गई है और यह कहानी जनमानस का कंठहार बन गई है। सार्थक कहानी है लाल पान की बेगम, यह एक सार्थक कहानी। ठीक है,
12वां प्रश्न है, रेणु वातावरण और परिस्थिति का सम्मोहक और जीवंत चित्रण करने में निपुण है। इस दृष्टि से रेणु की विशेषताएं अपने शब्दों में बताइए। अब लेखक की विशेषता पूछ रहा है, क्योंकि बताइए ये जो लेखक होते हैं कितना सुंदर ढंग से लिखे हैं। ये लेखक जो होते हैं लिखे हैं और इस कहानी को आपको ग्रामीण परिवेश को लिख करके ग्रामीण परिवेश में ढाल दिया इस कहानी को। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि इस कहानी को ग्रामीण परिवेश में ढाल दिया गया है और कितना सुंदर कहानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म औराही हिंगना नामक गांव जिला अररिया बिहार में हुआ था। कहाँ में? बिहार के ही ये निवासी हैं। वे विशुद्ध ग्रामीण परिवेश से जुड़े रहे हैं। वे महान क्रांतिकारी भी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई और 1950 ईस्वी में नेपाली जनता को राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहाँ की सशक्त क्रांति और राजनीति में सक्रिय योगदान दिया। बंगाल के क्रांति में वहाँ के लोगों को आज़ादी दिलाने में ये काम किया। वे दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्ष करते रहे। जब तक जीवित थे, दमन, लोग जिसको दबा देता है गरीब लोगों को, उसके प्रति आजीवन संघर्षरत रहे। सत्ता के दमन चंद्र के विरोध में उन्होंने पद्मश्री की उपाधि को त्याग किया। इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था, लेकिन विरोध के कारण ये उनको छोड़ दिया। हिंदी कथा साहित्य में जिन कथाकारों ने योगांतर उपस्थित किया है, फणीश्वर नाथ रेणु उनमें से एक है। अपना नाम कमाए। उन्होंने कथा साहित्य के अतिरिक्त संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज आदि विधाओं को नई ऊंचाई दी। उनकी प्रमुख कृतियां हैं महिला आंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, कलंक, मुक्ति जुलूस, पलटू बाबा रोड। उन्होंने उपन्यास, कहानी संग्रह, रिपोर्टाज लिखकर समाज और देश को एक नई दिशा दी है। रेणु जी का महिला आंचल ने हिंदी कथा साहित्य में आंचलिकता को एक परिभाषिक अभिधा दी है। महिला आंचल इनका प्रसिद्ध कहानी एक तरह से। रेणु ने अपनी गहरी संवेदना का परिचय देते हुए गांव के संपूर्ण अंतर्विरोधों और अंगड़ाई लेती हुई चेतना को जीवंत कथा रूप दिया। इन्हीं सारी विशेषताओं के कारण रेणु जी हिंदी कथा साहित्य में अग्रणी स्थान बना सके। ठीक है, अब देखिए ये आपका चौथा चैप्टर खत्म हुआ। इस वीडियो में हमने आपको ये चैप्टर का जो था लाल पान की बेगम, इसका प्रश्न उत्तर बताया, पूरा समझाया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।